तो हेलो गाइस, मैं आशु सर गोयल एकेडमी प्लेटफॉर्म से आप सबको पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि हम क्लास 9 की सीरीज़ की फिजिक्स के साथ आ चुके हैं। मैं आपको समझाने वाला हूँ इस बार फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके आगे स्टडीज़ के लिए। 10th या 11th या 12th आपको फोर्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और लॉज ऑफ मोशन तो ऐसे कि आपके 11th में रिपीट करेंगे ही। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने जो नोट्स है वो किसी बुक से या फिर किसी चीज़ से निकालता हूँ और उसको टाइप नहीं, उसको लिख देता हूँ। मैं टाइप करने वाले में मेरे को फील नहीं आ पाता ग्राउंडेड फिजिक्स, ठीक है। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, पेन से लिख दूँ उसके कारण, ताकि समझने में भी ईजी हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप इस मॉड्यूल को देखने के बाद मैं दावा करता हूँ कि आपसे हर न्यूमेरिकल बनेगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व करूँगा अभी मैं। और मैं ये भी दावा करता हूँ कि आपको मैं पूरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर विद डेरिवेशन कंप्लीट कराऊंगा जितना स्कूल लेवल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो फोर्स क्या होता है। अगर बात करें फोर्स का, तो फोर्स का पहले ऐसा यूनिट समझ लो, न्यूटन होता है। अब न्यूटन ऐसा यूनिट मतलब क्या होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जो मेजरमेंट होता है वो अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे यूएस में हर चीज को एलबीएस से नापा जाता है, हमारे इंडिया में वही चीज को केजी से नापा जाता है। एलबीएस का हाफ केजी होता है। मतलब अगर मैं बोलूं यूएस में किसी चीज का वेट 300 एलबीएस है, वही सी चीज का वेट इंडिया में 150 केजी होगा। मतलब देखो कितना, जस्ट हाफ हो गया। अब समझ लो मैं यूएस के साथ बिजनेस कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो उधर का 150 मेरा 300 एरर्स क्रिएट करेगा। भाई तुम इतना ज्यादा क्यों दे रहे हो, तुम इतना कम क्यों दे रहे हो, ऐसा चलेगा। तो जो हमारे उस समय के साइंटिस्ट थे, बोल सकते हो क्या बोले कि फिजिक्स तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही है। तो वर्ल्ड में जब ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में बात होगा तो फिर एरर्स नहीं आने चाहिए। एरर्स नहीं आने चाहिए तो ऐसा यूनिट आया कि इंडिया में भी वही होना चाहिए फोर्स का वैल्यू, और फॉरेन में भी वही होना चाहिए। ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्डली इंटरनेशनली। स्टैंडर्डली और इंटरनेशनली, कि पूरे वर्ल्ड में आपको फोर्स हमेशा न्यूटन फॉर्म में ही दिखेगा। न्यूटन का और कुछ नहीं होता, किलो न्यूटन, मिली न्यूटन, ये सब नहीं होता, नॉर्मल न्यूटन होता है। तो इतना समझ आ जाएगा कि ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऐसा यूनिट जब भी देखते हो तो याद रखा करो कि ऐसा यूनिट होती है, और इसको दो तरीका होता है निकालने का। मतलब एक तो ऐसा यूनिट आप ऐसे भी डिराइव कर सकते हो, और दूसरा तरीका होता है फॉर्मूला से। तो ऐसा यूनिट दो प्रकार से रहता है। एक समझ लो पहले, एक ऐसा यूनिट का जो डिस्कवरी होता है, अगर कोई साइंटिस्ट उसको ढूंढा है तो उसके नाम पे। मतलब मैं अगर न्यूटन बोल रहा हूं तो न्यूटन ने पक्का फोर्स का ढूंढा है। और अगर मैं वेलोसिटी का बोलूं तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट कैसे रहता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कैसे निकला देखो, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट किस में नापा जाता है, ऐसा यूनिट क्या है डिस्प्लेसमेंट का, मीटर, और टाइम कितना हो गया, सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। देखो दो फॉर्म में, एक फॉर्मूला बेसिस में डिराइव किया जाता है ऐसा यूनिट, और जो साइंटिस्ट उसको खोजा उसके नाम पे दे दिया जाता है एज अ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अब तुमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कौन सा यूनिट लिखे, कैसे यूनिट निकाले, बस फॉर्मूला याद रखो और आधा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा फिजिक्स का 9-10 लेवल में। तो अब स्टार्ट करते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो देखो, फोर्स बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है that changes the state of a body। अब स्टेट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ बोल दिया जाता है कि स्टेट ये है, स्टेट वो है, मगर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टेट क्या है। अब समझो, ऐसा यूनिट तो हो गया न्यूटन का। हियर स्टेट मींस या तो रेस्ट में बॉडी या तो मोशन में। एट अ टाइम कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसको अगर मैं पूछूंगा क्या स्टेट है, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए सर स्टेट मोशन में है। और अगर मैं पूछूं बी बॉडी स्टेट क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं रेस्ट में है, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए सर स्टेट ऑफ रेस्ट। ये होता है मेन। तो स्टेट अगर मैं जब भी बात करूंगा तो रेस्ट या फिर मोशन। साथ में मेरे कंटिन्यू साथ में लिखते जाओगे अगर नोट्स को ना, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल तुम्हारे लिए होगा। और क्लास ज्यादा लंबी होती नहीं, हमारी 20-30 मिनट में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। फोर्स चेंजेस द बॉडी इन रेस्ट टू मोशन एंड मोशन टू रेस्ट। In some cases, it also changes the shape as well as direction। ये चीजें याद रखो। अब मैं थोड़ा सा इसको अपने नोट्स के कॉन्सेप्ट से नहीं, अब मैं अपने टाइप से बताता हूँ। देखो कि मान लो आपकी कार है, ठीक है। कार का डायग्राम नहीं बनेगा मुझसे, स्केचिंग नहीं आता तो कार
आपके घर में किस फॉर्म में रहती है? रेस्ट में। मोशन में तो रहेगी नहीं कि पता चला आप कार को पार्क कर दिया अपने घर में और वो कंटिन्यूसली गोल 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 घूमते रहती है और खुद के आप बैठते हो रजनीकांत की तरह, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो कार किसमें? रेस्ट में। जैसे आपके फादर कार में की लगाते हैं ये, तो इंजन ऑन हो जाता है। इंजन क्या करता है? इसी रेस्ट को मोशन में। और हमने अभी पढ़ा कि किसी बॉडी का अगर स्टेट चेंज करना है, स्टेट जिस स्टेट में वो है, इनिशियल स्टेट उसका क्या था? कार का रेस्ट में, उसको हमने किसमें ला दिया? मोशन में। तो न्यूटन बोला है कि अगर किसी का स्टेट आपको चेंज करना है ना, जैसे आपने अभी चेंज किया रेस्ट से मोशन, तो आपको एक्सटर्नल एजेंट चाहिए जो कि आपको फोर्स देगा। और यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट है इंजन, जो कि हमको क्या दे रहा है? फोर्स दे रहा है। यहां तक मैं चाहता हूं आपको सबको समझ आया होगा, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल से, डे टू डे एग्जांपल से समझाऊंगा थोड़ा कि इजी पड़े। तो रेस्ट से मोशन का एग्जांपल आ गया। अब दूसरा एग्जांपल किसमें लेंगे? मोशन टू रेस्ट। अब मोशन टू रेस्ट के एग्जांपल में हम क्या देखेंगे कि इसमें भी एक्सटर्नल एजेंट लगेगा, न्यूटन ने बोल के रखा है। तो मान लो कि आपकी कार मोशन में, इंजन ऑफ हो गया, तो क्या होगा? बॉडी अल्टीमेटली किसमें आ जाएगी? रेस्ट। अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि सर इंजन ऑफ हो गया तो एक्सटर्नल एजेंट तो गया, मगर एक्सटर्नल एजेंट जो मोशन, उसको रेस्ट से मोशन में गया था, वो तो गया। तो सर अब ये रेस्ट में कैसे आ गया? तो सर कार हवा में नहीं, कार चलती है रोडों पे, और रोड में एक चीज समझोगे आप, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन एक क्या है? फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे रोड क्या करेगा? एक फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, जिसके कारण वो बॉडी मोशन से रेस्ट में आ जाएगी। तो एक्सटर्नल एजेंट इस बार कौन हुआ? फ्रिक्शन। तो विदाउट फोर्स आप किसी बॉडी का स्टेट, और स्टेट फिक्स नहीं रहता, कभी रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन। मगर आपको रेस्ट से मोशन में करना है और मोशन से रेस्ट में करना है, तो आपको फोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल में आते हैं, शेप और डायरेक्शन। शेप और डायरेक्शन। तो अभी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो सबसे इजी एग्जांपल है क्रिकेट में। क्रिकेट में जो बैट होता है हमारा, वो क्या करता है? जैसी बॉल हिट करता है, बॉल सीधी डायरेक्शन से आता है, हम हिट करके उसको किसी और वे में भेज देते हैं, फिर आता है हम राइट साइड लेग मार देते हैं, मिड ऑफ, ये सब कर देते हैं। तो क्रिकेट में हम क्या करते हैं? अपनी फोर्स की हेल्प से बॉल का डायरेक्शन क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो हमने चेंज भी किया। अब आ जाते हैं शेप में। शेप कोई भी मेटल का ले लो, मान लो आयरन का, तो बड़े बड़े जो पावर प्लांट होते हैं वो फोर्स लगा के उसका शेप भी क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। मगर शेप और डायरेक्शन ऐसा है ना कि वो बहुत रेयर कंडीशन में दिखेगा। एक्चुअली जो बात करनी है वो रेस्ट और मोशन में बात करनी है आपको, ठीक है। तो यहां तक मैं चाहता हूं कि आपको समझ आ गया कि फोर्स क्या करता है और क्या नहीं करता। तो फोर्स जैसा हमने समझ लिया क्या करता है क्या नहीं करता। अब इन अवर डे टू डे एग्जांपल वी मे टेक फॉर सिंपल एग्जांपल पुश और पुल। पुश मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, पुल मतलब टुवर्ड्स द बॉडी। और मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोग को भी दरवाजा देख के पुश और पुल जब भी सामने दिखता होगा तो आप शॉक में हो जाते होंगे, भैया हो जाएगा। पुश और पुल जब आता है तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हो मेरी तरह की, यार ये क्या आ गया। जीवन का सबसे बड़ा संकट तो यही दोनों को देख के लगता है आधा जीवन में, कि एकदम दिमाग हैक हो जाता है कि भाई करना क्या है, पुश करना है कि पुल करना है, जबकि पता है मगर तो भी ना एक ब्रेन डिसाइड करता है कि भाई जीवन में यहाँ पे डिसीजन बहुत खतरनाक लेना है कि पुश गलती से बेइज्जती हो गई, इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, इसको पुश देखने नहीं आता, जबकि किसी को हर जन को लगता है, ठीक है। और नहीं लगता तो भाई बहुत शार्प हो तुम, बहुत अच्छी बात है यार, बट मेरे को लग जाता है अवे फ्रॉम द बॉडी। तो सबसे बेसिक एग्जांपल ये हो गया। फोर्स के टाइप्स की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखा हूं, अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं इसको ब्रॉड में करने की। हाँ, मास इज वन ऑफ द की फैक्टर टू अंडरस्टैंड द चेंजेस ब्रॉड बाय अ फोर्स। मैंने क्या बोला, फिर से ध्यान दो, मास एक बहुत बड़ा की फैक्टर है आपको अगर पढ़ना है फोर्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल
जिसका मास ज्यादा रहेगा ना वो जल्दी स्टेट चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि तुम अपने फूक से मतलब एयर ब्लो करो अपने माउथ से और किसी भी पेपर को उड़ा दो, तुम कर लोगे। अगर मैं बोलूँ कल के दिन कि तुम्हारा जो कार्डबोर्ड है या कॉपी है उसको उड़ा दो, जबकि उसमें भी पेपर्स हैं, तो तुम नहीं उड़ा पाओगे। तो तुम क्या बोलोगे, सर इसका वेट ज्यादा इसलिए नहीं हो रहा है। तो वही चीज, जिसका मास ज्यादा रहता है ना, फोर्स ज्यादा बड़ा चाहिए आपको, एक्सटर्नल एजेंट आपको ज्यादा चाहिए उसका स्टेट चेंज करने के लिए, और इसी को बोला जाता है इनर्शिया, जो हम आगे जाके समझेंगे। तो पहले से ही मैं आपको प्रिपेयर करा दूं कि इनर्शिया होता क्या है। सेम एग्जांपल फिर से लेते हैं किसी और एग्जांपल में, स्टोन और मार्बल्स, छोटे छोटे टुकड़े, उनको दूर तक फेंकना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू भारी स्टोन, क्योंकि भारी स्टोन का स्टेट चेंज करना, दोनों रेस्ट में है, दोनों का एक्सटर्नल एजेंट चाहिए रेस्ट से मोशन में जाने के लिए, मगर आपको एक्सटर्नल एजेंट का पावर ज्यादा चाहिए बड़े वाले स्टोन के केस। फोर्स के टाइप्स की मैं बात करूं, बेसिक, एक अनबैलेंस फोर्स होता है और एक बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कौन सा होगा, जब आप अपने किसी छोटे बच्चे, घर में जो फैमिली आती है, कोई छोटा बच्चा आ जाता है तो मन करता है ना उससे कुश्ती उश्ती करो, ताकि दिन भर की पढ़ाई का टेंशन निकालो, इधर उधर उसको फेंक दो, तो वो होता है अनबैलेंस फोर्स, जिसमें आप डोमिनेटिंग पावर में रहते हैं। ठीक है, कि आप क्या करते हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ए बॉडी है एक बॉडी बी है, ए इस साइड से पुश कर रहा है मतलब राइट डायरेक्शन में और बी लेफ्ट डायरेक्शन में। ए का फोर्स मैंने ज्यादा लिखा है तो ऑफ कोर्स बॉडी कहां पुश होगी, रिजल्टेंट जो बॉडी होगी, अगर मैं बात करूं जो रिजल्टेंट बॉडी होगी सर, अगर ये दोनों ऐसे अटैच हो गए तो ऑफ कोर्स ये इस साइड मूव करना लगेंगे, क्योंकि ए का फोर्स ज्यादा है। ठीक है, एफ भी डिस्प्लेस हो जाएगा अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो फोर्स लगा रहा था लेफ्ट। बैलेंस फोर्स मतलब दोनों का फोर्स चेंज है, मतलब आपको स्टेट में चेंज देखने मिलेगा ही नहीं, मतलब आपके जो एक्सटर्नल एजेंट है दोनों के, ए जो फोर्स लगा रहा है बी, दोनों मैच हो जाएंगे और वो दोनों रेस्ट के पोजीशन में आ जाएंगे। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, यहां पे अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स एफ ए की तरफ होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं तो मैं वो भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो एक चीज और समझ लो, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स का मतलब क्या होता है। देखो, आपको पहले ये तो समझना है कि एक डायरेक्शन के फोर्स को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा और दूसरे डायरेक्शन के फोर्स को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। सर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों, सर स्टार्ट करते हैं वेक्टर समझना, पूरा ग्राउंड से समझेंगे हर एक कॉन्सेप्ट की। ऐसा नहीं मैं बोल दिया डायरेक्शन तो पहले ही नहीं पता डायरेक्शन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं तुमसे इस चीज के बारे में, तो वेक्टर वो चीज होती है, जैसे मेरा एक शॉर्ट है उसको देख लेना, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो फोर्स क्या बोलता है कि नॉर्मल है, देखो यहां से फोर्स लगा 10 का, सामने वाला लगाया 8 का, तो ये जो 8 है ये 10 को बैलेंस कर, 10 में 8 वैल्यू तो होगी, तो ये 8 बैलेंस हो जाएंगे, तो बचा कितना एक्स्ट्रा 2, ये 2 बी को डिस्प्लेस करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 10 और ये 8, ठीक है, ये 10 इसको पुश करेंगे, तो यहां के 8 एटलीस्ट 8 लोग को तो रोक पाएंगे, यहाँ पे जितने 10 होंगे 8 को, बचेंगे यहाँ पे कितने 2, वही 2 इसको इस साइड पुश कर देंगे। ये होता है नेट फोर्स का रिजल्टेंट का मतलब। तो डायरेक्शन आपको पता रहना चाहिए, एक साइड पॉजिटिव दूसरे साइड नेगेटिव लेके चलना है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनर्शिया, द एबिलिटी, क्षमता, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। और किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी सर, जिसका मास ज्यादा होगा सर, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा सर वो रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट मतलब रोकेगा अपने स्टेट को चेंज होने से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, लेट टेक अ स्टोन एंड अ कॉटन बॉल, इफ यू ब्लो व्हाट विल हैपन, ऑफ कोर्स सर कॉटन विल, वो रेस्ट में था बॉल, वो आ जाएगा मोशन में, मान लो 5 सेकंड में, मतलब क्या स्टोन आ पाएगा, नहीं सर। अगर आ भी गया रेस्ट से, अगर वो मोशन में, तो नॉर्मल है 5 सेकंड तो नहीं लगने वाला, इससे ज्यादा टाइम लगने वाला है। सर टाइम क्यों इतना ज्यादा लग रहा है सर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनर्शिया में मास अगर ज्यादा है ना, तो आपका जो एक्सटर्नल एजेंट है ना, जो स्टेट चेंज करता है, जिसको हम फोर्स बोलते हैं, वो ज्यादा टाइम तक आपको देना पड़ेगा।
ठीक है, हेंस हमको पता चला, वी केम टू नो दैट मास मेंटेन्स द स्टेट एंड द एक्सटर्नल फोर्स ट्राइज टू चेंज द स्टेट. मोर द मास, more the force required and more will be the inertia. ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इसको हमने पूरे टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो अच्छे से एक बार समझो. देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर मतलब कोई बॉडी रेस्ट में ही रहती है और अगर हम उसको मोशन में लाने की कोशिश करते हैं, क्या बोला मैंने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब होता है आपकी बॉडी रेस्ट में है और अब उसको ला रहे हो आप मोशन में. तो हियर द बॉडी इज गोस फ्रॉम रेस्ट टू मोशन एंड बॉडी पहले से किस में है, इनिशियल पोजीशन में, रेस्ट. ठीक है, सबका एग्जांपल बताता हूं मैं. समझ लो बाइक वाले एग्जांपल जो तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में उसी से एक्सप्लेन करता हूं. बाइक वाले केस में क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट में रहती है और सडनली हम गलती से एक्सेलरेटर जल्दी आगे बढ़ जाता है, तो जो अपर बॉडी है वो बैक साइड फॉल करती है और जो लोअर बॉडी है वो बाइक से कनेक्टेड रहती है. जो लोअर बॉडी रहती है पर्सन की, अगर मैं बात करूं, ये जो लोअर बॉडी है ये बाइक से कनेक्टेड होने के कारण क्या रहती है कि वो मोशन में चल जाती है, मगर अपर बॉडी अभी भी रेजिस्ट करती है क्योंकि इसके पास मास है और जिसके पास मास है वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा. तो रेजिस्ट करने के कारण ये अभी भी कहां रहना चाहिए, रेस्ट में. और रेस्ट में कहां पे थी पोजीशन पहले, बैक साइड में. तो ये बॉडी ऐसे फॉल होगी. इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल में क्या होगा, मोशन टू रेस्ट चेंज होगा. सेम बाइक वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं. बाइक में आप बैठे हो, बहुत स्पीड से जा रहे हो, धूम मचा रहे हो अपने मोहल्ले में और सडनली गाय आ जाती है, तो क्या होने वाला है, दो चीज होगी. पहली चीज, आप जमीन चाट चुके होगे, है नहीं. दूसरी चीज ये होगी कि आप ये फील करोगे कि जैसी ब्रेक पड़ेगा आपका जो अपर बॉडी है, लोअर बॉडी तो रेस्ट में आ जाएगा मगर जो अपर बॉडी है वो सामने लीन करेगा. सामने क्यों लीन करेगा सर, क्योंकि ये अभी भी मोशन मेंटेन करना चाह रही है इनर्शिया लेकर. ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बस वाला, सब स्कूल बस में बैठे होगे, बस राइट लेगी तो आप लेफ्ट लीन कर जाओगे, लेफ्ट लीन करेगी तो आप लेफ्ट टर्न करेगी तो आप राइट लीन कर जाओगे. तो ये डायरेक्शन का रहता है. ठीक है, डस्ट, हॉर्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से आंसर आ सकता है मगर आंसर चेंज नहीं होना चाहिए. आंसर आपका सेम रहना चाहिए. हमेशा जो व्हील्स होते हैं उसमें कनेक्टेड रहता है लोअर बॉडी, तो लोअर बॉडी तुरंत स्टेट चेंज कर लेता है मगर अपर बॉडी रेजिस्ट करता है. देखो क्या बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअलाइज्ड क्वेश्चंस इसी से आएंगे जिसमें हमने अभी ट्राई कर लिया. अब न्यूटन्स के लॉ में बारे में बात करते हैं. ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया. एक बॉडी अगर रेस्ट में तो रिमेन इन रेस्ट until and unless an external force acts on it. और यहाँ पे एक और चीज मुझे लिखना था, a body in rest will remain in rest और a body in motion will remain in motion. फिर यहाँ से until and unless an external force acts on it. तो अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैं नॉर्मल केस में मैं हमेशा रेस्ट में रहता हूँ. जैसे ही मैं अपनी फिजिकल एनर्जी मतलब एक्सटर्नल एजेंट केमिकल एनर्जी जो खाया हूँ वो लगाता हूँ तो मेरा तुरंत बॉडी स्टेट चेंज करता है. मैं वॉकिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरा स्टेट क्या होता जा रहा है, हर वक्त चेंज होते जा रहा है. सेम तुम्हारा भी, अभी तुम चेयर में बैठे हो, अगर तुम उठ के पानी पीने के लिए जाओगे तो तुम अंदर से एनर्जी डिराइव करोगे मतलब फोर्स, और उसी फोर्स को जब तुम डिराइव करोगे तो तुम मूव करना स्टार्ट करोगे. तो एक बॉडी अगर रेस्ट में है ना तो ये रेस्ट में ही है. अभी ये मैंने इसको, ये पता है तुमको, रेस्ट में ही है अभी भी, पता है तुमको, ये फोर्स में है. ये ऐसे रेस्ट में मैंने रखा, नहीं तो ग्रेविटी रहती ना ये नीचे चल जाता. तो ये यहाँ पे मैंने मेंटेन करके रखा है रेस्ट में. अब मैं इसको मोशन में चाहता हूँ तो न्यूटन क्या बोलेगा, अगर मोशन में चाहिए ना तो आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है. तो ये मैंने फोर्स लगाया अपने हाथ से फिजिकल एनर्जी का. ठीक है, बेसिक एग्जांपल. अब मैं इसको रेस्ट में करना चाह रहा हूँ तो फिर से मैं ऑपोजिट साइड फोर्स लगा दूंगा, रुक गया. तो एक ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में है, कार. जब तक इंजन ऑन नहीं होगा कार रेस्ट में रहेगी. जैसे ही इंजन ऑन होगा कार मोशन में आ जाएगी. कंटिन्यूसली उसको फोर्स देने रहना पड़ेगा ताकि वो रेस्ट में ना आ पाए. जैसी गाड़ी ऑफ होगी फ्रिक्शनल फोर्स उसको खत्म कर देगा. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब
तो मैंने एग्जांपल अपने एग्जांपल से और नोट्स में मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, उसको भी देख लेते हैं। ए विल बी रेस्ट अंटिल एंड अनलेस यू स्विच ऑन द कार। एक बॉडी है ए, जो कार है, द कार एंड पुट एक्सेटर, तब तक वो रेस्ट में रहेगी। मतलब एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ी, रेस्ट था, रेस्ट में रह रहा था, मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स पड़ा। एक कार while moving always moving, but after some time comes to rest due to frictional force which changes the motion to rest। अभी भी एक्सटर्नल फोर्स लगा, आपको मोशन में रखने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, आपको रेस्ट में रखने के लिए भी एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। केस ए में इंजन एक्सटर्नल फोर्स है, केस बी में फ्रिक्शनल एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल एजेंट बहुत जरूरी रहता है। जो बॉडी रेस्ट में ना, वो रेस्ट में ही रहेगी। और कौन सी बॉडी जल्दी मोशन में आ जाएगी सर? जिसका इनर्शिया कम होगा। और किसका इनर्शिया कम होगा? जिसका मास कम होगा, तो वो तुरंत मोशन में आ जाएगी। जिसका मास ज्यादा होगा सर, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, तो वो देर तक रेस्ट में रहेगी। आपको ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा उसको मोशन में लाने के लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि इस साल सिर्फ डेफिनेशन बेसिस में समझाया, बट हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा आपको अच्छे समझाने। क्या डिराइव्ड क्वांटिटी है ये? मोमेंटम एक डिराइव मतलब डिपेंडेंट है ये किसके किसके ऊपर? P से इसको डिनोट किया जाता है। P फॉर्मूला इसका होता है मास, उस बॉडी का मास और उसका वेलोसिटी। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट हमेशा याद रखिएगा केजी, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड होगा। तो derived quantity is calculated by multiplying the mass and the velocity. This means that momentum has direction to the velocity, and that direction is always the same direction which has the velocity. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहता है, बॉडी का भी उसी डायरेक्शन में रहता है। of momentum is used to calculate force acting on a system. It is a constant या फिर conserved quantity। मतलब मोमेंटम बेसिकली हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है और जो मूव कर रही होगी जिसके पास वेलोसिटी है, उसको बोला जाता है मोमेंटम। कंजर्व क्वांटिटी मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखो, ये भी रेस्ट में है, मैंने इसको, इसके पास मास तो है, मैंने इसको वेलोसिटी दे दिया ना। देखो ये डायरेक्ट इनिशियल रेस्ट में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, और अगर मैं कोशिश करूं समझाने की, तो इसी का दे देते एग्जांपल। ये एक थ्रेड है, इसके अंदर मास तो है, ठीक है, मैंने इसको वेलोसिटी दे दिया। हिसाब से इसको तुरंत रुक जाना चाहिए था, मगर एक मोमेंटम क्या बोलता है कि आप जैसे फोर्स दियो ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे होते रहे, ये मोमेंटम है। आपने मास वेलोसिटी दिया ना, उसको कंजर्व करने के लिए वो जितना आगे उतना पीछे, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते जाएगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और ये रुक जाएगी। फिर से स्टार्ट करते हैं। ये केबल वायर यहाँ पे देख सकते हो अगर दिख रहा है तो, ठीक है, ये ऐसा हो गया। ये मैंने इस साइड फोर्स लगाया था ना, लेफ्ट साइड, ये धीरे 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 इसको फ्रिक्शन, हवा का फ्रिक्शन मिल रहा है और ये रेस्ट में आ गया। तो मोमेंटम ऐसे कंजर्व करता है। आप कभी जंप करोगे तो चेयर वेयर का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। गन जब आप चलाते हो, जैसे सामने हिट करते हो ना, तो जो बुलेट सामने जाता है, तो वो मोमेंटम लिया क्योंकि उसका मास था, वो वेलोसिटी से निकला। तो कंजर्व करने के लिए ना गन पीछे होता है, इसलिए बोला जाता है शोल्डर में रख के चलानी चाहिए गन। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन है जो कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, और मैं समझा देता हूँ कैसे बनाना है। इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, बहुत अच्छे से याद कराता हूँ मैं। देखो, टोटल मोमेंटम इज जीरो, व्हिच मींस द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन स्टार्ट करोगे कैसे? दो बॉडीज ले लेना, मास ए और बी, इनिशियल वेलोसिटी यू ए और यू बी, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। आफ्टर कोलिजन क्या होगी वेलोसिटी? वी ए और वी बी। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहीं से समझो कि द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, चलो मैं तो एक स्लाइड है उसमें पहले समझाता हूं कि सेकंड लॉ क्या बोलता है, ताकि ये
न्यूटन का सेकंड लॉ आ गया। ठीक है, अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सर मोमेंटम का रेट कैसे चेंज हो रहा है? देखो मोमेंटम में है मास और वेलोसिटी। मास तो कभी चेंज हो नहीं सकता, मगर किसी बॉडी के वेलोसिटी चेंज हो सकते हैं, जिसमें से पहले वेलोसिटी स्टार्टिंग वाले को इनिशियल वेलोसिटी, बाद वाले को क्या बनाता है? फाइनल वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम कैसे चेंज हुआ? एम यू से एम वी तक सर। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब जितना मोमेंटम, मतलब इन द सेंस यही वायर वाला देखो, जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा ना उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। देखना यहाँ पे इतना खींच के रखा हूं, ये इतना दूर, ये ऐसा, ये तो फोर्स यहां तक ले गया था। अब कम फोर्स तो कम मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। ठीक है, तो एम यू से एम वी चेंज हुआ, यू से वी। फर्स्ट देयर एम यू चेंजेस टू एम वी, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज एम वी माइनस एम यू। एम कॉमन, वी माइनस यू बाई टी। एक्सलेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये यहां पे मैंने लिखा हुआ है देखो, तो v माइनस यू बाई टी क्या ए, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया। एक m ए होता है फोर्स का फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला होता है ये देखो P2 माइनस P1 बाई टी। मैं लिख देता हूं अच्छे से, तो अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो सबके सब कि फोर्स का इस चैप्टर से हमको क्या क्या फॉर्मूला मिला। एक F इक्वल्स टू m इंटू ए, दूसरा F इक्वल्स टू m v माइनस यू बाई टी, एक F इक्वल्स टू P2 माइनस P1 बाई टी। P2 क्या है सर? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और P1 क्या है सर? मास इंटू इनिशियल। ये पॉज करके लिख लेना। अब तो समझ आ गया होगा, तो अब चलते डेरिवेशन के पास। तो यहां पे थे हमने, ठीक है। तो एफ ए, इसका चेंज हुआ बी ए से यू ए बाई टी। एफ बी का चेंज हुआ एम बी वी बी से एम बी यू बी बाई टी। थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये है कॉन्सेप्ट कि आप अगर कहीं, मैं नॉर्मल एग्जांपल करा देता हूं, अगर अभी बैठ के वीडियो देख रहे होगे तो दीवार में मार दो धड़ से, ज्यादा हमके नहीं मानना, एग्जाम आ रहे हैं। एक्शन होगा ना तो दर्द देगा, तो वो रिएक्शन है। मगर एक्शन तुमने वॉल में किया, रिएक्शन तुम्हारी बॉडी में हुआ, मतलब एक्शन अलग में होता है और रिएक्शन अलग बॉडी में होता है। ठीक है, एक्शन आपने किसी और में चीज में किया और वो इक्वल होता है ना। और मैंने अभी बोला था एक्शन इस डायरेक्शन में हुआ, रिएक्शन वापस आया, एक्शन वॉल में ऐसा गया, रिएक्शन ऐसा आया, तो फोर्स इस डायरेक्शन का पॉजिटिव, इस डायरेक्शन का नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एफ ए एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी। तो लिख दो एफ ए क्या है तुम्हारा? एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए बाई टी। माइनस का साइन लगा है, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बाई टी। टी और टी कैंसल, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल्स टू, माइनस बाहर है, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। अब नेगेटिव को अंदर इंसर्ट करो, तो ये पॉजिटिव था तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब u को u के पास भेज दो और v को v के पास, तो m a v a के पास ये भाई साहब आएंगे, तो ये बन जाएंगे m a v a प्लस m b v b, और ये बन जाएंगे m a u a प्लस m b u b। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू, देखो बिफोर कोलिजन इनिशियल वेलोसिटी, मास तो चेंज होगा नहीं, फाइनल वेलोसिटी मतलब आफ्टर कोलिजन। ये है डेरिवेशन हमारा। ठीक है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं रहता इसमें। अब न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू बुलेट, फोर्स ऑफ बुलेट। जैसे रिकॉइल ऑफ गन एक एक्शन हो गया, और अकॉर्डिंग टू फोर्स बुलेट का रिएक्शन हो गया। एक चीज याद रखना, ये एक्शन रिएक्शन को समझाता हूं मैं थोड़ा सा और अच्छे से तुमको, ताकि न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट में काम है। देखो
बहुत बार क्या होता है कि समझ लो एक ट्रक आ गई, तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, वो एक रेस्ट में खड़ी कार थी, उसको ठोकी और दोनों की दोनों बॉडी बिफोर कोलिजन अटैच हो गए। पहले कोलिजन क्या होगा समझ लो, M1U1 और M2U2। बाद में क्या होगा, इन दोनों सर अटैच हो गए हैं। अटैच मतलब ये दोनों का जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम हो चुका है, मतलब V1 और V2 मिला के कोई नहीं, V हो चुकी, मतलब अब जो इनका मोमेंटम होगा M1V1 प्लस M2V2। मगर तुमको क्वेश्चन में पढ़ते ना समझ आएगा कि सर V1 और V2 तो सेम है क्योंकि अटैच हो गए, तो M1 प्लस M2 और बाहर आ जाएगा V। मेरे को एक चीज बताइए, कार रेस्ट में थी तो इसका कोई मोमेंटम होगा नहीं, इसका मोमेंटम जीरो लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला अपने आप कैसे हो जाएगा, पहले तो फॉर्मूला क्या याद रखो, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। सर M2U2 तो गया, वो तो कार का था, तो रेस्ट में तो बचा M1U1 बस। और यहाँ पे सर V1 और V2 इक्वल है, तो ये बन गया फॉर्मूला। ऐसा ये फॉर्मूला चेंज होते रहेगा। गन के केस में भी यही होगा, क्योंकि गन का बिफोर कोलिजन का जो होता है ना वो जीरो हो जाता है, क्योंकि बिफोर कोलिजन वो रेस्ट में रहेंगे, गन और बुलेट दोनों अपनी अपनी जगह में। आफ्टर जैसी फायर होता है ना उसके बाद जनरेट होता है थर्ड लॉ या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैं होप करता हूं कि आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी चीज, न्यूमेरिकल की एक अलग से सीरीज आएगी जस्ट इस वीडियो के 1-2 दिन बाद, जिसमें मोशन के न्यूमेरिकल्स और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स पूरे कंप्लीट कर दूंगा।